नमस्कार, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर। बात जब भी अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत विरोधियों को मुंहतोड़ जवाब देने की आती है तो सबसे पहले एक नाम जो जहन में आता है वो नाम है एस जयशंकर, जो कभी भारत के विदेश मंत्रालय में एक तेज तर्रार अफसर तक ही सीमित थे। लेकिन जैसे ही साल 2019 में मोदी दोबारा लौटकर सत्ता में आए तो उन्होंने जयशंकर को विदेश मंत्री जैसा बड़ा पद दे दिया। यानी जिस विदेश मंत्रालय में एस जयशंकर कभी काम किया करते थे उसी विदेश मंत्रालय की पूरी कमान अब उनके पास आ गई थी। और जैसे ही उन्हें बड़ी जिम्मेदारी मिली फिर तो मानो अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर तहलका ही मचा दिया। बात चाहे दुनिया के तमाम देशों के साथ भारत के रिश्ते को मजबूत करने की हो या फिर विदेशी पत्रकारों को मुंहतोड़ जवाब देने की हो, हर मोर्चे पर एस जयशंकर ने पूरी मजबूती के साथ भारत की बात रखी है। तो आज हम आपको ऐसे 5 मौकों के बारे में बताएंगे जब विदेश मंत्री एस जयशंकर ने विदेशी पत्रकारों की बोलती बंद कर दी। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि इन पत्रकारों की लिस्ट में पाकिस्तान के पत्रकारों का भी नाम शामिल है। यूरोप के रिपोर्टर को लताड़ा। ये बात है इसी साल मई महीने की, जब विदेश मंत्री एस जयशंकर बेल्जियम के दौरे पर गए थे। इसी दौरान यूरोपियन संघ के विदेश और सुरक्षा नीति प्रमुख जोसेफ बोरेल का एक बयान आया था। उन्होंने कहा था, रूस के तेल को डीजल और रिफाइंड ईंधन के रूप में यूरोप को बेचने के लिए भारत पर यूरोपीय संघ को कार्रवाई करनी चाहिए। जोसेफ बोरेल के इसी बयान को लेकर ब्रसेल्स में यूरोप के पत्रकारों ने जब सवाल किया तो भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अपने एक जवाब से उनकी बोलती बंद कर दी। जयशंकर ने कहा था, परिषद के नियम के अनुसार मेरी समझ में ये है कि अगर रूस का कच्चा तेल किसी दूसरे देश में पर्याप्त रूप से परिवर्तित किया जाता है तो फिर उसे रूसी नहीं माना जा सकता। Mr. Borrell is not here today, not here now, but he was in the meeting, and he told the Financial Times before the meeting that the EU should be putting sanctions on refined oil products from India using Russian oil. I just wondered what the response of the minister was. Thanks. Well, you're right. Mr. Borrell is not with us now, but I really don't see the basis for your question because my understanding of the Council regulations is that if Russian crude is substantially transformed in a third country, then it's not treated as Russian anymore. I would urge you to look at Council Regulation 833/2014. रूस से कच्चा तेल खरीदने को लेकर यूरोप के पत्रकारों को जयशंकर ने कुछ इसी तरह से मुंहतोड़ जवाब दिया और बता दिया कि जब रूस का कच्चा तेल भारत में से परिवर्तित होकर यूरोप पहुंच रहा है तो उसे रूसी नहीं भारतीय माना जाना चाहिए। जर्मन पत्रकार को जयशंकर का जवाब। रूस और यूक्रेन के बीच छिड़े युद्ध में अमेरिका समेत तमाम यूरोपीय देश यूक्रेन के साथ खड़े हैं और वो चाहते हैं कि भारत भी रूस के खिलाफ होकर उसे तेल खरीदना बंद कर दे। इसलिए यूरोपीय देश भारत पर लगातार दबाव बनाते रहे हैं। साल 2022 के दिसंबर महीने में भी कुछ ऐसा ही हुआ जब जर्मनी की विदेश मंत्री एनालेना बेयरबॉक भारत दौरे पर आई थी और भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी। इसी दौरान राजधानी दिल्ली में जर्मन की एक पत्रकार ने एस जयशंकर से पूछ लिया, क्या रूस से कच्चा तेल खरीदना भारत बंद कर देगा? जर्मन पत्रकार के सवाल पर जयशंकर ने भी आंकड़ों के साथ जवाब देकर उनकी बोलती बंद कर दी। उन्होंने कहा, फरवरी से 17 नवंबर तक तो यूरोपीय यूनियन के देशों ने रूस से इतना कच्चा तेल खरीदा है जितना बाकी के 10 देशों ने भी मिलकर नहीं खरीदा। रूस से असीमित मात्रा में यूरोपीय देशों ने प्राकृतिक गैस खरीदा जबकि भारत ने कोई खरीदी नहीं की। वहीं कोयले के आयात के मामले में भी रूस से सबसे ज्यादा कोयला भी यूरोपीय देशों ने खरीदा है। मैं समझता हूं कि संघर्ष की स्थिति है। मैं ये भी समझता हूं कि यूरोप का एक विचार है और यूरोप अपने विकल्प चुनेगा और ये यूरोप का अधिकार है, लेकिन यूरोप अपनी पसंद के अनुसार ऊर्जा जरूरतों को लेकर विकल्प चुने और फिर भारत को कुछ और करने के लिए कहे। The European Union between February 24th and 17th November has imported more fossil fuel from Russia than the next 10 countries combined. Just as I were to give you an India comparison, the oil import in European Union is like 6 times what India has imported. Gas is infinity times because we don't import.
whereas European Union has imported $50 billion worth, 50 billion euros worth. Even coal imports from Russia by European Union, I'm not singling any particular country, is 50% more than India's imported. So the remark that you made that this is the way the European Union is going and this is the way India is going, I would very respectfully suggest maybe European Union is actually doing something very much more than India is doing at this point of time. Having said that, look, I think we need to have an understanding among governments and frankly even within the media. There is a finite amount of energy resources available in the world. I understand there is a conflict situation. I also understand Europe has a point of view. And Europe will make the choices it will make. That is Europe's right. But for Europe to make choices which prioritizes its energy needs and then ask India to do something else. यूरोपीय देश चाहते हैं कि रूस मुद्दे पर भारत भी उनकी हां में हां मिलाए और रूस से कच्चा तेल खरीदना बंद कर दे, लेकिन भारत ने यूरोपीय देशों की हां में हां मिलाने से बेहतर मुंह तोड़ जवाब देना बेहतर समझा और एस जयशंकर ने जर्मन पत्रकार को करारा जवाब देकर यही किया। पाकिस्तानी पत्रकार की बोलती बंद कर दी। साल 2022 के दिसंबर महीने की बात है। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर अमेरिका के दौरे पर गए हुए थे, जहां उन्होंने पहले तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक में हिस्सा लिया और फिर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को भी संबोधित किया, जहां दुनिया के कई देशों के पत्रकार मौजूद थे। पाकिस्तान के चर्चित न्यूज चैनल जियो टीवी के पत्रकार भी वहां मौजूद थे, जिन्होंने दक्षिण एशिया, खासकर भारत, अफगानिस्तान और पाकिस्तान से आतंकवाद और संघर्ष को लेकर विदेश मंत्री एस जयशंकर से सवाल पूछ लिया, जिस पर एस जयशंकर ने भी बड़ी ही चतुराई के साथ तपाक से कह दिया, आप गलत मंत्री से सवाल पूछ रहे हैं। जब आप ये पूछते हैं कि ये सब कब तक जारी रहेगा, तो इसका जवाब पाकिस्तान के ही मंत्री दे सकते हैं कि पाकिस्तान कब तक आतंकवाद को बढ़ावा देता रहेगा। दुनिया इतनी बेवकूफ नहीं है और पाकिस्तान की करतूत को दुनिया भूलने वाली नहीं है। दुनिया को आप ज्यादा दिनों तक गुमराह नहीं कर सकते। आतंकवाद फैलाने में शामिल देशों और संगठनों को दुनिया तेजी से पहचान रही है। पाकिस्तान को अपनी हरकतों में सुधार कर एक अच्छा पड़ोसी बनने की कोशिश करनी चाहिए। आज जिस तरह से दुनिया इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट के क्षेत्र में काम कर रही है, पाकिस्तान को भी यही करना चाहिए। My question is, how long South Asia is going to see this terrorism and disseminating from New Delhi, Kabul, and Pakistan? How long they are going to be at war? Number one, and secondly, how about the UN Security Council resolutions on Kashmir? Does India abide by it or not? You're asking the wrong minister when you say how long will we do this, because it is the ministers of Pakistan who will tell you how long Pakistan intends to practice terrorism. So look, at the end of the day, the world is not stupid, the world is not forgetful, and the world does, increasingly call out countries and organizations and people who indulge in terrorism. And by taking that debate elsewhere, you're not going to hide it. You're not going to confuse anybody anymore. People have figured it out. So my advice is, please clean up your act. Please try to be a good neighbor. Please try and contribute to what the rest of the world is trying to do today, which is economic growth, progress, development. So I hope through your channel that message goes through. पूरी दुनिया जानती है कि अमेरिका में 9/11 आतंकी वारदात को अंजाम देने वाला ओसामा बिन लादेन पाकिस्तान में ही मारा गया। भारत में 26/11 आतंकी हमले को अंजाम देने वाला हाफिज सईद भी पाकिस्तान में ही है, और फिर भी पाकिस्तान के पत्रकार आतंकवाद पर सवाल पूछ रहे थे, जिस पर एस जयशंकर ने मुंह तोड़ जवाब के साथ उनकी बोलती बंद कर दी। अमेरिकी पत्रकार को दिखाया आईना। दरअसल दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश हिंदुस्तान के विदेश मंत्री एस जयशंकर इसी साल सितंबर महीने में अमेरिका के दौरे पर गए हुए थे, जहां उन्होंने न्यूयॉर्क में काउंसिल ऑफ फॉरेन रिलेशंस के एक कार्यक्रम में भी हिस्सा लिया। इसी दौरान एक अमेरिकी पत्रकार स्वीडन के डेमोक्रेसी रिपोर्ट का जिक्र करते हुए भारत के लोकतंत्र पर ही सवाल उठाते हुए पूछ लेते हैं, क्या आप इसे लेकर चिंतित हैं कि डेमोक्रेसी स्कोर के मामले में गिरावट दुनिया में एक उभरती हुई शक्ति बनने की भारत की कोशिशों के लिए झटका है? अमेरिकी पत्रकार के इस सवाल पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा, ऐसी तमाम रिपोर्ट गलत होती हैं और इसके पीछे विचारधारा से जुड़ा एजेंडा होता है। इतनी सी बात आखिर क्यों समझ नहीं आ रही? वैसे भी ह्यूमन इंडेक्स
हैप्पीनेस इंडेक्स से लेकर डेमोक्रेसी इंडेक्स तक पर अक्सर विवाद होता रहा है। खुशहाली इंडेक्स को ही ले तो आर्थिक रूप से बदहाल और गृह युद्ध की कगार पर खड़े कई देश भी रैंकिंग में भारत से ऊपर जगह पा जाते हैं। मिसाल के तौर पर हैप्पीनेस इंडेक्स में श्रीलंका और पाकिस्तान तक भारत से ऊपर हैं। पिछले साल भी श्रीलंका भारत से ऊपर था, वो भी तब जब वो अभूतपूर्व आर्थिक संकट और महंगाई से गुजर रहा था। भारत इस तरह की रिपोर्ट को विश्वास न करने योग्य, पक्षपाती और एजेंडा बताकर खारिज करता रहा है। My name is Daniel Block. I am an editor at Foreign Affairs. I actually want to follow up with something you said at an India Today event a while ago. You were asked about India's downgrading in Freedom House and VDEM and other democracy scores. And the journalist asked you, quote, how do you see this play itself out in terms of how India is being perceived by the world and these new reports? In your response, you said, quote, it is hypocrisy. I thought you were supposed to ask me a question. I am asking you a question. It is hypocrisy. We have a self-appointed custodians of the world who find it difficult to stomach that someone in India is not looking for their approval, is not willing to play the game they want to play. That doesn't actually answer the journalist's question. So I want to ask you again, are you concerned that perceived democratic backsliding in India is going to undermine its efforts to become a rising power in the world? And by the way, let me just add, this meeting is on the record, so for both the questions and the No, answers. I think it answers the question if you would be objective enough to understand it. I think it says very clearly that the people who are writing these reports have a strong bias. Often they distort facts. There are, many of these reports are actually riddled with inaccuracies. So I put it to you, there's an ideological agenda out there. I don't know why that's hard to understand. जिस हिंदुस्तान को दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कहा जाता है, उसी हिंदुस्तान के लोकतंत्र को कुछ विदेशी एजेंसियां बदनाम करने में लगी हुई हैं। तभी तो स्वीडन की वीडेम इंस्टीट्यूट की ओर से जारी 2023 की चुनावी लोकतंत्र रिपोर्ट में भारत को 108वें पायदान पर रखा गया, जबकि तंजानिया, नाइजीरिया जैसे देशों को भारत से आगे रखा गया। इसी रिपोर्ट के आधार पर अमेरिकी पत्रकार ने सवाल दागा, जिस पर जयशंकर ने भी करारा जवाब देकर उनकी बोलती बंद कर दी। कनाडा मुद्दे पर पत्रकार को मुंहतोड़ जवाब। खालिस्तानी आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर के मारे जाने के बाद से ही भारत और कनाडा के रिश्तों में कड़वाहट आ गई, क्योंकि कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने भारत के एजेंट्स पर निज्जर की हत्या का झूठा आरोप मढ़ दिया था। यही मुद्दा इसी साल सितंबर महीने में उस वक्त उठा जब विदेश मंत्री एस जयशंकर अमेरिका के दौरे पर गए हुए थे। इसी दौरान एक विदेशी पत्रकार ने कनाडा के मुद्दे पर पूछ लिया, क्या उन्हें कनाडाई सरकार द्वारा इस मामले पर विशेष रूप से इंटरसेप्ट किए गए संचार के सबूत दिए थे, जिसके बारे में कनाडा ने कहा है वो इस मामले को भारत सरकार से जोड़ता है। इस पर जयशंकर ने पूछा, क्या आप कह रही हैं कि कनाडा ने हमें दस्तावेज दिए हैं? तो रिपोर्टर ने जवाब दिया, मैं पूछ रही हूं। और फिर पूछा कि क्या भारत को इंटरसेप्ट किए गए राजनयिक संचार के संबंध में कोई दस्तावेज दिया गया था? जिस पर जयशंकर ने जवाब दिया, मैंने कहा है अगर कोई हमें विशिष्ट या प्रासंगिक जानकारी देता है तो हम उस पर गौर करने के लिए तैयार हैं। पत्रकार ने केंद्रीय विदेश मंत्री एस जयशंकर से फिर से हाँ या नहीं में जवाब देने के लिए कहा। पूछा, क्या भारत को ऐसे दस्तावेज प्राप्त हुए हैं? इस बीच कार्यक्रम का संचालन कर रहे भारत के पूर्व अमेरिकी राजदूत केनेथ जस्टर ने हस्तक्षेप कर दिया। इसके बाद जयशंकर ने उसी पत्रकार के दूसरे सवाल का जवाब देने से इनकार कर दिया। Hi, Naima Raza from New York Magazine. I just wanted to follow up, Minister, with a quick clarification. You're saying you have no evidence. This is related to the Canadian story, which I'm sure you're sick of speaking about. Have the Canadians, there's been reporting that there have been progressive visits from the Canadians to India, including in August. You're saying that you've never familiarized yourself with the documents that were, or no documents have been provided to you by the Canadians that purport to show evidence that Indian officials in Canada were aware of this attack. You have not seen these intercepted. Are you saying the Canadians gave us documents? I'm asking you if the Canadians gave you the intercepted documents. No, look, Indian diplomatic communications. I have said that if somebody gives us specific or relevant information, we're prepared to look at it. So you have not received those intercepted communications from the If I Canadian? had, would I not be looking at it? I'm asking you for a yes or no. I think he's suppose. given his Okay. answer. And then the other question I was going to No, ask you. that's just I'm one not question. answering a second question. One question.
आपको बता दें 18 जून की शाम कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया स्थित गुरुद्वारे की पार्किंग में खालिस्तानी टाइगर फोर्स के चीफ आतंकी हरदीप सिंह निज्जर पर 2 युवकों ने फायरिंग कर दी, जिससे निज्जर की मौके पर ही मौत हो गई थी। इस आतंकी को भारत ने भगोड़ा घोषित कर रखा था और इस पर 10 लाख रुपए का इनाम भी था, लेकिन इसके बावजूद कनाडा के पीएम उसकी मौत पर छाती पीट पीट कर रो रहे हैं और भारत पर उसकी हत्या का बेबुनियाद आरोप लगा रहे हैं। आपको एस जयशंकर के बारे में बताया, कैसे एस जयशंकर ने अब तक विदेशी पत्रकारों की बोलती बंद की है, और आप एस जयशंकर के इस रवैये पर क्या राय रखते हैं? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। नमस्कार।